हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री पावर प्रिपरेशन। तो हम कर रहे थे फंडामेंटल राइट की सीरीज चल रही थी जो 2025 प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और व्हाट इज़ नेसेसरी वी आर कवरिंग दैट ओनली दोज टॉपिक्स। तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि जो टॉपिक है मैं आपको ऐसे करवा रहा हूँ कि उसमें से जो पॉइंट जो कीवर्ड जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर मैं आपको ज़्यादा फोर्स दे रहा हूँ। मैं आपको रटवा रहा हूँ तो रट लो उसको, क्योंकि जो कीवर्ड है वो आपको कहीं ना कहीं आगे दिक्कत ना कर दे। कभी भी क्वेश्चन बनेगा ना तो डायरेक्ट कीवर्ड बन जाएगा या फिर स्टेटमेंट में ऐसा कीवर्ड आ जाएगा कि आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। या फिर कभी जब आप क्या करते हैं, एक्चुअली जनरली में क्या होता है कि हम जब लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं या कोई भी ऑथेंटिक बुक पढ़ते हैं तो हम ज़्यादा उस चीज़ों पे माइनर चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। हमने पढ़ लिया कि जैसे राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, उसका पढ़ लिया, राइट टू ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर आ गया 23 में हमने पढ़ लिया, आगे चले गए। तो हम उसके अंदर की जो कुछ माइनर चीज़ें होती है वो हम देखना भूल जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड हो जाता है तो वो मिस कर जाते हैं। तो मैं आपको जो ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो प्रीलिम्स में बन सकते हैं उनको मैं ज़्यादा फोर्स करवा रहा हूँ आपके। तो प्लीज़ कीजिएगा एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पे राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये है आर्टिकल 23 to 24। देखो ये जो आर्टिकल है दोनों लोगों के प्रति, मतलब प्राइवेट के लोग, प्राइवेट इंडिविजुअल और गवर्नमेंट के, मतलब आपको गवर्नमेंट भी है ना कहीं फोर्स लेबर के रूप में नहीं लगा सकती आपको, कि आपको कहीं बॉन्ड लेबर या फोर्स लेबर या ज़बरदस्ती काम करवाना होता है ना उस टाइप का। या फिर कोई आपको प्राइवेट पर्सन है, कोई भी बड़ा आदमी हो कितना, वो आपको नहीं कह सकता धमकी दे के ज़बरदस्ती या काम कर वगैरह, तो ये होता है प्राइवेट। तो ये दोनों के अगेंस्ट है। किसके अगेंस्ट है ये, मतलब फोर्स लेबर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के अगेंस्ट है, स्टेट एज वेल एज प्राइवेट, स्टेट और प्राइवेट पर्सन दोनों के अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये 23 कहता क्या है, 23 प्रोहिबिशन ऑफ 23 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, एक्ट ये कहता है कि भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी, ये भी गलत है। ठीक है भाई, आप किसी की ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करते, बेसबास नहीं कर सकते किसी भी बच्चों की या विमन की, या फिर ज़बरदस्ती फोर्स लेबर नहीं लगा सकते। ठीक, इसमें क्या क्या होता है कि जैसे ट्रैफिकिंग होगी, ह्यूमन बेगार होगी, बेगार जो होता है ना जैसे बिना पैसे दिए होता है, वो उनको कहते हैं फोर्स लेबर। इसी को देखते हुए पार्लियामेंट लॉ भी लेके आई थी, इनमॉरल ट्रैफिकिंग इन प्रिवेंशन एक्ट 1956 और बॉन्ड लेबर सिस्टम अबोलिशन एक्ट 1976। ठीक है, ये दोनों लेके आई थी। इसको एक्ट को ध्यान रख सकते हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट में ऐसा पूछ ले कि पार्लियामेंट ब्रॉड टू मतलब लॉज, तो आपको पता हो कि हाँ ये लॉ लेके आई थी और आर्टिकल इसके अंदर लेके आई थी। लेकिन एक्सेप्शन क्या है वो आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा कि एक्सेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ में। ये होता है कि जब कोई एक ऐसे ही है कि स्टेट में एक प्रोविजन रखा गया है, जैसे इजराइल में क्या होता है कि आपको हर नागरिक को कुछ ना कुछ मिलिट्री सर्विस देनी पड़ती है। तो इंडिया के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन रखा गया कि मान लो कोई सोशल सर्विस देनी हो, ठीक है, मिलिट्री सर्विस हो गई। अगर मिलिट्री सर्विस मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशन है और वारफेयर हो रहा है, वार हो रहा है, और मान लो यूथ है इंडिया की और गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई ज़रूरत है तो जाना पड़ेगा, और कि आपको पे नहीं कर सकते, भारत की कंडीशन ऐसी अब नहीं है कि आपको पेमेंट दे सके, लेकिन आपको जाना पड़ेगा बॉर्डर पे। ठीक है, या फिर कोई ऐसी सोशल सर्विस है कि बहुत ज़रूरी है, कम से कम हर गांव से 5 लोग तो आने ही पड़ेंगे, तो वो आपको ले सकते हैं, तो गवर्नमेंट ये करेगी। उसके लिए आपको पे भी नहीं कर सकती, ये एक एक्सेप्शन है अगर ऐसा है तो। लेकिन उस वो करते टाइम एक चीज़ ध्यान रखिए, उसके के अंदर भी एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। कंपलसरी क्या वो भी ध्यान है, ये पूछ सकता है, क्योंकि वो जब ये जो अप्लाई कर रहेगी ना तो उसमें ये ऐसा नहीं कर सकती कि वो आपके साथ डिस्क्रिमिनेट करे कि नहीं हम तो ऐसे लोगों को ही लेंगे, हम तो जो हाइट वाले लोग हैं या छोटे लोग हैं उनको ही लेंगे, ठीक है, हम तो या उस कास्ट से या इस कास्ट से उन लोगों को ही लेंगे, ऐसा नहीं कर सकती। मतलब वो इक्वली सिलेक्शन होगा, रिक्रूटमेंट जो करेगी ना, रिलीजियन, कास्ट, रेस और क्लास, किसी के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी जब ऐसे सर्विस में आपको जाने के लिए बाउंड करेगी। तो ये तो हो गया 23। अब 24 क्या कहता है, 24 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री माइंस, फैक्ट्री एंड माइन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन का एक लॉ का दोनों का थोड़ा अलग अलग प्रोविजन है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो सिर्फ है ना लेस देन 14 की बात करता है। एज पर दिस आर्टिकल चिल्ड्रन लेस देन 14 ईयर्स और एज प्रोहिबिटेड फ्रॉम वर्किंग इन द एनी फैक्ट्री, माइंस और अदर हेजार्ड एक्टिविटीज़। यानी यहाँ एक समझने का पॉइंट ये है कि जो 14 क्या कहता है, मतलब 14 से छोटे। पहली बात तो ये आगे, अगर कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर आप 14 या 14 से अबो हो तो आप काम कर सकते हो, वो आपको चाइल्ड लेबर में नहीं गिना जाएगा अगर 14 से अबो हो तो। लेकिन अगर 14 से कम हो ना तब भी आप काम कर सकते हो।
तब भी आप काम कर सकते हो। लेकिन ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, ये देखो, ये बोल रहा है कि हेजार्ड, मतलब हेजार्ड भी यहाँ पर मतलब डेंजर कोई एक्टिविटी है ना, फैक्ट्री में वगैरह डेंजर काम हो रहा है, वहाँ नहीं जा सकते छोटे बच्चे 14 साल से कम के। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, रेलवे हो गया, ऐसे जो डेंजर काम है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल हो गई, वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन दूसरी जगह जैसे हार्मलेस वर्क है वहाँ लगाया जा सकता है। ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन क्या कहता है कि अगर आप 14 साल के ज़्यादा एज के हो, मतलब अगर 14 साल के अबो हो आप, इफ़ यू आर अबो द 14 ईयर, तो आप किसी भी फैक्ट्री, किसी भी माइंस में यू आर एबल टू वर्क एनीवेयर, नो रिस्ट्रिक्शन एंड नो प्रोहिबिशन ऑन यू। ठीक है, लेकिन इफ़ यू आर द बिलो द 14 ईयर, ऑल्सो यू बिलो द 40 ईयर, देन ऑल्सो यू कैन वर्क बट कांट वर्क इन द हेजार्डेस, यानी डेंजर्स फैक्ट्रीज, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, केमिकल मीन्स विच आर डेंजर, यू कांट वर्क देयर। मीन्स अदर प्लेस यू कैन वर्क, हार्मलेस प्लग में इवन बिलो द 14 ईयर यू कैन वर्क, ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन साइड लेबर प्रोटेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट आया था 1986 में, उसका अमेंडमेंट हुआ। देखो इनका अमेंडमेंट क्या हुआ, ये तो उसका वो का हुआ अमेंडमेंट हुआ, चाइल्ड लेबर जो एक्ट था ना 2016 में, इसने क्या कहा कि इट्स कंप्लीटली प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन बिलो द 14 ईयर। देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता था कि सिर्फ डेंजर जो वर्क है उसमें नहीं कर सकते बिलो द 40 ईयर, लेकिन जो अमेंडमेंट हुआ ना चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट का 2014 में 86 का एक्ट था, उसमें कहा कि यू कंप्लीटली फॉरबिड्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस बिलो द 14 ईयर्स, मतलब 14 साल के जो अगर कम हो तो कंप्लीटली आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये बोल दिया। दूसरा इनमें ये कहा था कि 14 to 18 ईयर्स जो है ना, उसके बीच की जो वर्क एज है वो भी मतलब ये किसी भी हार्मफुल जो होती है उसमें काम नहीं कर सकते। इंक्रीज सेवरिटी एंड पेनल्टीज ऑफ द ब्रेक, पेनल्टी भी लगाएगी कि अगर हेजार्डेज है ना तो वो हेजार्डी की क्या कर देगा 14 to 18, मतलब आप 14 to 18 है वहाँ आप काम नहीं कर सकते, ये कहा गया एक्ट के अंदर। ठीक है, दूसरा ये थोड़ा कहा था कि इस रूल्स एक्सप्लेन द कंसर्न्स रिलेटिंग द जॉब्स, फैमिली बिजनेस एज वेल एज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू आर्टिस्ट एंड, यहाँ आप काम कर सकते हो। बताया अगर आप किसी के फैमिली बिजनेस है, कुछ स्पेशल बिजनेस, वहाँ घर के बच्चे सीख रहे हैं तो उसको नहीं कहेंगे ना वी कांट कॉल दैट एज ए लेबर बिकॉज दे आर लर्निंग देयर स्किल, फैमिली स्किल, तो वो उसको एक्सेप्शन है। ये तो था हमने पढ़ लिया राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन। अब हमारा आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड आर्टिकल 25 to 28, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का हम कहते हैं कि सेकुलर स्टेट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है। देखो एक बात बता दूँ कि जो इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ द सेकुलर स्टेट इज अ डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द सेकुलर स्टेट। क्यों कि वहाँ का जो होता है ना वो किसी भी या तो रिलीजन को सपोर्ट ही नहीं करेगा। इंडिया जो है ना सब रिलीजन को इक्वली सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है कि किसी को सपोर्ट नहीं करता, इक्वली सपोर्ट सबको करता है, ये बात है। दूसरा अब इसका एक 27 आर्टिकल क्या कहता है पहले उसको देखते हैं। 27 जो आर्टिकल है वो कहता है कि स्टेट विल नॉट कंपेल एनी सिटीजन टू पे टैक्स फॉर प्रमोशन मेंटेनेंस ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूट। मतलब ये कहा गया कि कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट है, या मतलब स्टेट गवर्नमेंट का मतलब है कोई भी गवर्नमेंट, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो किसी भी पर्सन को टैक्स नहीं लगा सकती कि अगर कोई अपने रिलीजन का प्रमोशन कर रहा है, उसके रिलीजन अफेयर को मेंटेन कर रहा है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता। आर्टिकल 27। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड ऑन एजुकेशनल। दूसरा इसमें ये भी कहा गया कि कोई भी रिलीजियस रिलेटेड या रिलीजन रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शन है वो नहीं दी जाएगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के फंड से दी जा रही है। मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट अगर गवर्नमेंट उनको फंड दे रहा है ना तो वहाँ पर गवर्नमेंट फंड या गवर्नमेंट कंप्लीटली उसको रन कर रही है तो वहाँ पे कोई भी रिलीजन इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा, ये कहता है आर्टिकल 27। दूसरा आर्टिकल 28 क्या कहता है। आर्टिकल 28 का देखो इसमें देखें कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी इम्पार्टेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज एंड रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट। मतलब दिया जा सकता है किसमें, अगर कोई रिकॉग्नाइज, सिर्फ स्टेट ने उसको रिकॉग्नाइज किया है, किसी ने मतलब मान लो पर्टिकुलर रिलीजन वालों ने, जैसे मान लो कोई पाठशाला है या मदरसा है, अपने धर्म वालों ने बढ़ा दिया किसी ने, लेकिन स्टेट ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया और कहा कि हम थोड़ी आपको सहायता भी दे देते हैं, तो उसमें तो रिलीजन दिया जाएगा इंस्ट्रक्चर। लेकिन अगर उसी इंस्टीट्यूशन में कोई दूसरी धर्म वाला बच्चा पढ़ रहा है
उसको अच्छा लगा कि भाई दूसरी सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो उसको ये नहीं कंपेल किया जा सकता कि तू हमारे इंस्ट्रक्शन मान, ये नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये 28 कहता है। 28 जो 4 टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कहाँ नहीं दिया जा सकता, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड कहाँ पर है, मेंटेन्ड होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, मतलब कंप्लीटली जो स्टेट मेंटेन करता है वो वहाँ पर नहीं दिया जा सकता। ठीक है, परमिटेड कहाँ पर है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट बट इस्टेब्लिश्ड अंडर द एंडोमेंट ट्रस्ट, कोई ट्रस्ट उसको सेटअप करती है और उसका जो एडमिनिस्ट्रेट करता है वो करता है स्टेट, तो उसमें परमिट है। ठीक है, दूसरा है परमिटेड ऑन वॉलंटरी बेसिस। वॉलंटरी बेसिस का मतलब है कि रिकग्नाइज करता है स्टेट, किसी भी इंस्टीट्यूट को रिकग्नाइज करता है उस पर वॉलंटरी बेस पे किया जाता है। दूसरा है परमिटेड ऑन वॉलंटरी बेसिस, मतलब रिसीविंग एड, मतलब कहीं से स्टेट से सहायता ला रहा था उस पर भी वॉलंटरी बेसिस पे किया जा सकता है। अब है 25। ठीक है, 25 के बारे में बहुत से कोर्ट जजमेंट भी आता है। रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये जो हिजाब को लेके दिया था वो भी 25 आर्टिकल के अंडर ही था। उसमें ये कहता है कि ये माना गया कि जो ये 25 क्या कहता है, वो कहता है कि किसी भी पर्सन के पास फ्रीडम है टू कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट पर्सनल रिलीजन, मतलब वो प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, उसको प्रोपेगेट कर सकता है। दूसरा प्रोपेगेट जो है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप कन्वर्ट करा दो। प्रोपेगेट का मतलब है कि वो अगर इच्छा से कन्वर्ट करना चाहे, बाय विल, वो बाय विल ही और शी वांट टू कन्वर्ट, दे कैन कन्वर्ट, दे कैन मतलब ज्वाइन अनदर अदर रिलीजन। ठीक है, लेकिन बाय फोर्स नहीं करवा सकते आप कन्वर्ट किसी को। अगर फोर्स मतलब ये हो गया कि कोई फोर्स लगा दिया, फ्रॉड तरीके से हो गया, या उसको झूठी जानकारी दे दी कि इतना ऐसा रिलीजन है, हमारे अंदर इतना फ्रीडम है, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ये ऐसे तरीके से नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, तो ये होता है। इसी के अंदर कहा था कि भाई जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, वो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिविल कोड, कोई भी कोड है वो फॉलो नहीं करो। जैसे कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई हिजाब पहनना आपका रिलीजन मैटर हो सकता है, लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप स्कूल में जाके पहनो, स्कूल का अपना कोड होता है अलग। ये मतलब ये कोर्ट का, ये जजेस का ये कहना था। तो ये कहा था कि वो आपका फ्रीडम प्रोपोज प्रैक्टिस होता है, लेकिन वो दूसरे को इफेक्ट नहीं करना चाहिए ना, ये बात है। आर्टिकल 26 प्रोवाइड राइट टू एवरी रिलीजियस ग्रुप एंड डिनोमिनेशन। अब ये 26 क्या कहता है, इसको देखते हैं। इस्टेब्लिश एंड मेंटेन एन इंस्टीट्यूट ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज हो गया। ठीक है, टू मैनेज इट्स ऑन रिलीजियस अफेयर मैनेज कर सकता है। टू ऑन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इनमूवेबल प्रॉपर्टी को कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेट सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग विथ नेशनल लॉ, नेशनल लॉ के हिसाब से उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकता है 26 के अंदर, कोई भी रिलीजन। ठीक है, ये मैंने क्या देख लेना कि भाई कहाँ होली मेंटेड है स्टेट, तो उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन यस है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट एंड रिकग्नाइज ट्रस्ट परमिटेड है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा रिलीजन। अब हमारा आता है एज ए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, कल्चरल, इसमें जो 29 का जो कुछ कहते हैं ना ओनली रिलीजियस वाले, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं 29 और 30 के कॉन्सेप्ट से। देखो पहले 29(1) क्या कहता है, इसको देखते हैं। 29(1) कहता है गारंटी टू सिटीजन हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। यहाँ क्या वर्ड यूज किया है, इट इज़ ए वर्ड इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नीड सिटीजन। गारंटीज टू सिटीजन हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर टू इट्स ऑन द राइट टू कंजर्व एंड सेम। मतलब ये करना क्या है कि भारत के कोई भी सिटीजन है, उनके पास अगर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, तो उसको प्रिजर्व कर सकता है। अप्लाइज ओनली सिटीजन, ये ध्यान रखना। ये इसीलिए कहता है इट इज़ नॉट फॉर फॉरेनर्स, एक तो ये पॉइंट हो गया। इट इज़ ओनली फॉर द इंडियंस, यानी सिटीजन्स, लेकिन सिटीजन हो गया। अब इसको 13 से अलग कैसे कर देंगे, देखना। दूसरा, अब 13 क्या कहता है पहले आप देख लें, नहीं तो एक बार देखो, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, एक बार ऐसा करो, मैं 13 का पूरा पहले पढ़ा था, कंटिन्यू चलते हैं जैसे मैंने बनाया है। ठीक है, आर्टिकल 13 प्रोवाइड द राइट टू religious and linguistic minority to establish maintain educational institution to conserve their language, script and culture। ये देखो यहाँ क्या पूछ रहा है, प्रोवाइड राइट टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। क्या पूछ रहा है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को इस्टेब्लिश करने का और कंजर्व करने का लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर का। जबकि वो क्या कह रहा है 29 का, ये कह रहा है सिटीजन, और ये कह रहा है सिर्फ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, दो ही है, सिर्फ ओनली टू, रिलीजियस लिंग्विस्टिक, दूसरों को नहीं।
दूसरा 13(2) क्या कहता है पार्ट, प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ग्रांट एंड एड. No citizen shall be denied to admission and educational institute maintained by the state government fund and religious and caste language. It is a compulsory for unpaid private institute to reservation backward class. अब देखो ये क्या कह रहा है कि मतलब कोई भी जो है स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, ठीक है. और नो सिटीजन शैल बी डिनाइड टू एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट रिसीविंग ऑन स्टेट फंड. उनमें जो है कोई भी स्टेट से कोई रिकग्नाइज किया गया वो डिनाई नहीं कर सकते भाई हम माइनॉरिटी के वालों को या हम उस फील्ड वालों को हम एडमिशन नहीं देंगे. दूसरा उनके लिए या फिर जो है ना उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी है ना उनके अंदर जो है वो रिजर्वेशन है बैकवर्ड क्लास के लिए. ये कहता है आर्टिकल 30 का सब क्लॉज 2 ये कहता है. लेकिन ये जो प्रोविज़न है ना माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के ऊपर नहीं लागू होता. माइनॉरिटी जो है ना हमने 29 ये माइनॉरिटी वाला जो भी देखा इसमें उस पर लागू नहीं होता. मतलब ये कहने का मतलब है कि 30 की जो माइनॉरिटी है ना उस पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो लागू नहीं होता, ठीक है. अब रिलीजियस है और सेकुलर क्या होता है, रिलीजियस हेरिटेज कल्चर वगैरह तो उस पर है और सेकुलर ये हो गया मैथमेटिकल. अब 30 की जो कुछ प्रोविज़न क्या है, 30 फॉलोइंग राइट माइनॉरिटीज वेर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक. ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव राइट टू एस्टैब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है. कंपनसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय स्टेट फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी. देखो इन्होंने ये कहा कि अगर मान लो किसी प्रॉपर्टी को एक्विजिशन करना पड़ रहा है मजबूरी और करना ही पड़ेगा कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किसके लिए, तो उसके लिए स्टेट जो है वो कंपनसेशन अमाउंट जो है वो फिक्स करेगा, उनको देना पड़ेगा. मतलब नॉर्मली आप किसी भी माइनॉरिटी की जो ज़मीनें नहीं ले सकते, लेकिन अगर आपको जरूर लेनी तो उसका कंपनसेशन अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है. शेल नॉट रिस्ट्रिक्ट एंड एब्रोगेट द राइट टू गारंटी. लेकिन ऐसा नहीं कि वो फंडामेंटल राइट ने ये जो 44 अमेंडमेंट हुआ था उसमें जो फंडामेंटल राइट हटा दिया गया था 31 का, इसीलिए. लेकिन जो माइनॉरिटी की लेंगे तो उनको कंपनसेशन अमाउंट फिक्स करेगा स्टेट. दूसरा है कि 30 के अंदर ओनली माइनॉरिटी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक है, जबकि 29 के अंदर जो है ना वो सिटीजन कवर है, पूरे सिटीजन है, ठीक है, इंडिया के. देयर इज नो स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटी. अब ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ इंडिया के अंदर जो है ना कोई माइनॉरिटी का क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है. मतलब 30 के अंदर भी माइनॉरिटी का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में बता रहे हैं. और माइनॉरिटी वर्ड जो है ना, माइनॉरिटी वर्ड डज नॉट डिफाइन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब ये माइनॉरिटी वर्ड जो है वो डिफाइन नहीं है कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है. एक सुप्रीम कोर्ट का जब वर्डिक आया था मालकर्ण्य श्री ने वो कैथोलिक कॉलेज वाला 2007 का जजमेंट था, उसमें ये कहा था समराइज करके, राइट टू माइनॉरिटीज़ इस्टेब्लिश इन एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशनल जो है ना उसमें कि उनके पास क्या क्या राइट है. उनके पास ये भी राइट है कि गवर्निंग बॉडी जो होगी कोई इंस्टीट्यूशन की वो भी डिसाइड कौन करेंगे, जो माइनॉरिटीज़ जो अपने जो कम्युनिटी वाले वही करेंगे, ठीक है. टीचर कैसे होने चाहिए, स्टाफ टीचिंग और नॉन स्टाफ टीचिंग किसको अपॉइंट करना है वो उनके, बच्चे के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखना है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है. ये सब इन्होंने राइट किया था, यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं. हालांकि राइट टू कंफर्ट ऑन माइनॉरिटीज ओनली इंश्योर इक्वलिटी ऑफ मेजोरिटी, नॉट इंटेंड टू प्लेस माइनॉरिटी इन मोर एडवांटेज पोजिशन इन मेजर. मतलब ये कि इक्वलिटी लाने का मतलब है, दूसरा ये नहीं कि मेजोरिटी से भी ज़्यादा उनको स्टेटस दे दिया गया. नो रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन. इनके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन लगाया जा सकता है, मोरलिटी, हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर, सोशल वेलफेयर, सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट, सैनिटेशन, टैक्सेशन. सैनिटेशन टैक्सेशन याद रखना, सैनिटेशन भी अगर आ सकता है कि सैनिटेशन टैक्सेशन, हेल्थ, मोरलिटी एप्लीकेबल टू ऑल इक्वल अप्लाई टू माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन. उनमें अंदर इसके आधार पर रिस्ट्रिक्शन कुछ लगाया जा सकते हैं. राइट टू स्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन नॉट एब्सोल्यूट, ये भी एब्सोल्यूट नहीं है. नोट डज इंक्लूड द राइट टू माल एडमिनिस्ट्रेशन. ऐसा नहीं है कि आप आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट का काम करना है या कुछ भी अपॉइंटमेंट करना है, लेकिन ये नहीं कि आपकी मन मर्जी से ऐसा अपॉइंटमेंट करो जो हर किसी के लिए, सोसाइटी के लिए ख़राब हो जाए काम, या फिर आप ऐसा प्रोवोक कर रहे हो कुछ, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है. बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो ये सब और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और आपको शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को और दूसरों को भी करवाइए ताकि दूसरों तक ये बेनिफिट पहुंच सके, ठीक है. थैंक यू.